सिमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलंबरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी किस तरह से इस वक्त हिंदू जागरण वेदिके भी बीजेपी से नाराज़ है, उसके लीडर ने क्या बयान दिया, और इधर यूपी में एक खातून के साथ अपने आप को बड़े ज़ात के कहने वाले किस तरह से रवैया इख्तियार किया। 5वीं मरतबा भी जुड़वां बच्चे होने की वजह से शोहर हो गया परेशान और बीवी से अलहदगी ही इख्तियार कर ली। देखिए, मैं वो तस्वीर भी और पूरी तफसीलात भी सामने रखता हूँ। और 2 सगी बहनें जो सऊदी अरब से थी, उनके ऑस्ट्रेलिया में मौत होने के बाद क्या कुछ उसके तबसरे हैं। एक स्कूल में अचानक बच्चियाँ किस तरह से जो है चीखने चिल्लाने लगी और क्या कहा जा रहा है इसको लेकर के, ये सारी चीज़ें नाज़रीन गिरामी मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें, हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें और लिंक को शेयर करने की कोशिश करें। नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले मैं आपको उत्तराखंड ले जाना चाहता हूँ, जहाँ के बागेश्वर ज़िले के एक सरकारी स्कूल में तालीम हासिल कर रही तालिबात अचानक चीखने चिल्लाने लगी और कुछ बेहोश भी हो गई और अलग अलग अंदाज में बात करने लगी, और ऐसा महसूस होने लगा कि कोई इंसान नहीं बोल रहा है, कोई और बोल रहा है। मकामी लोग इसे भूतों से जोड़ करके देख रहे हैं कि भूत सवार हो गए, जैसे आमतौर पर होता है कि जिन सवार हो गए, इस तरह की चीज़ें होती हैं। डॉक्टरों की एक टीम भी आज स्कूल का दौरा किया। ये कल से वीडियो वायरल हो रही है, इसको आप थोड़ा सा मैं आवाज़ के साथ सुनाता हूँ, उसको देख लें। बैगफ इस सिलसिले में जो है अलग अलग तरह की जो है बातें हो रही हैं। जाहिर सी बात है कि पूरी की पूरी तालिबात बैक वक्त चीखने चिल्लाना शुरू करना और बेहोश हो जाना, जाहिर सी बात है कि इसको लोग जो है मैस हिस्टेरिया कह करके भी जो इसको पेश करने की कोशिश हुई है, वही कि जो है मामूल के मुताबिक गैर फितरी तौर पर जो है चीखना चिल्लाना और अलग आवाज़ें निकालने के लिए मास हिस्टेरिया बताया जाता है इसको। बैकअप हम थोड़ा सा इसको सुनाएंगे, इसलिए कि कभी कभी महसूस होता है ऐसे चीखने चिल्लाने की वजह से भी जो है कभी कभी यूट्यूब जो है वो वीडियो को महदूद कर देता है। बहरकैफ आप इसको थोड़ा सा देख लें, मैं फिर अगली खबरों के साथ लौटता हूँ। नाज़रीन गिरामी, साहिली कर्नाटका में जो कुछ हो रहा है उसके बाद से और एक बीजेपी लीडर के कत्ल के बाद तो लगता है कि हिंदुत्व तंजीमें सब के सब नाराज नजर आ रही हैं। हमने वो मंजर भी दिखाया था कि किस तरह बीजेपी के बहुत सारे कारकुनान बैक वक्त इस्तीफा देने लगे थे। अब हिंदू जागरण वेदिके के संस्थापक जो हैं महेश, उन्होंने साफ और वाज़ेह तौर पर कहा है, महेश शेट्टी ने, अगर हम बीजेपी के साथ रहेंगे तो आपकी जिंदगी का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं, हम जो है मुर्दा कहलाए जाएंगे। ये कहते हुए उन्होंने जो है बेल्लारे में जो नलिन की कार को पंचर किया गया था, जो मकामी एमएलए हैं नलिन, उन्होंने कहा कि नलिन का कार पंचर नहीं करना था बल्कि जो है उसका सर ही उड़ा देना चाहिए था। ये कहते हुए उन्होंने बीजेपी के खिलाफ और बीजेपी एमएलए के खिलाफ ये सख्त तबसरा किया है, जो इस वक्त जो है हिंदू जागरण वेदिके के गुस्से का। और हिंदुत्व तंजीमें तो आपको पता ही है कि बीजेपी से जुड़े हुए हैं। कर्नाटक में बिलखुसूस हिंदुत्व तंजीमों का इस वक्त बीजेपी को लेकर के गुस्सा अलग अलग सुर्खियों के साथ जो है सामने आ रहा है। और आपको मालूम होना चाहिए कि जो है अभी हाल ही में ईश्वरप्पा ने भी ये साफ कह दिया था कि
कारकुनान के इज्तिमाई इस्तीफा देने से पार्टी पर कोई असर देने वाला नहीं। अगर ये चले जाएंगे तो कोई और आएगा और उनकी जगह ले लेगा। इन लोगों से बीजेपी नहीं चलती। और युवा मोर्चा के कारकुनान से आखिर बीजेपी कब चली है, ये कहते हुए भी जो है बीजेपी कारकुनान का गुस्से को उन्होंने उनका पारा चढ़ा दिया था। बहरकैफ इस वक्त हिंदुत्व तंजीमें बमुकाबला बीजेपी साहिली कर्नाटक, बिलखुसूस कर्नाटक में देखने को मिल रहा है। नाज़रीन गिरामी, आइए मैं आपको ले चलूं। यूपी से खबर आ रही है कि एक और दलित खातून के साथ बहुत ही ज़्यादा ज़्यादती हुई है, उसके कपड़े उतारने की कोशिशें हुई हैं। और दलित और पसमानदा तबकात के साथ ये जो अपने आप को बड़े ज़ात कहने वाले लोग हैं, उनकी जानिब से लगातार जो है जुल्म सितम को देख कर के इस वक्त जो है अलग अलग तरह के तबसरे शुरू हो गए। ये उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में मामला पेश आया है, जहाँ पर 38 साल एक खातून को जो है उसको नंगा करने की कोशिश हुई, उसको बेलिबास करने की कोशिश हुई। और जिन आरोपियों पर इल्ज़ाम लगाए वो सब के सब जो है बड़ी ज़ात से ताल्लुक़ रखते हैं, अपने आप को बड़ी ज़ात कहने वाले लोग हैं। वह इस सिलसिले में एक ज़मीन के मामले को लेकर के भी झगड़ा होने की बात कही जा रही है दो ग्रुपों में। अब इस सिलसिले में जो पुलिस मामला दर्ज करके खातून के साथ जो हरासानी हुई है उसकी तहकीक की जा रही है। और जो बड़े अपने आप को समाज से ताल्लुक़ रखने वाले कह रहे हैं, उनके खिलाफ इस वक्त गुस्सा देखने को मिल रहा है, बिलखुसूस दलित समाज में और पिछड़े समाज में। नाज़रीन गिरामी, जब बच्चे पैदा होते हैं तो जो है खुशी महसूस की जाती है, और जुड़वां बच्चे होते हैं तो और भी खुशी महसूस होती है। लेकिन युगांडा में शौहर ने बीवी से 5वीं मरतबा जुड़वां बच्चों की पैदाइश पर उसको तलाक दे दिया है। जी हाँ, गैर मुल्की खबर रसा इदारे की एक रिपोर्ट के मुताबिक मज़कूरा वाक़या नालोंगलो ग्लोरिया नामी खातून के साथ पेश आया, जिनके शौहर सालोंगलो ने अपनी 9वीं 10वीं बच्चे की पैदाइश पर बीवी से जो है अलहदगी इख्तियार कर ली है। खातून का मानना है कि वो कमपाला की नहीं है और महज मोहब्बत की शादी के लिए अपने शौहर की वजह से यहाँ आई। लेकिन शौहर को जब मालूम हुआ कि हमारे यहाँ फिर जुड़वां बच्चों की पैदाइश हुई तो उन्होंने मुझसे अलग होने का फैसला कर लिया। इनका कहना था कि मुझे पता है कि वो मेरे बच्चों को पसंद नहीं करते, लेकिन मैं अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकती और अब मैं बहुत तकलीफ में हूँ और अपना मामला खुदा के सुपुर्द करती हूँ। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से जो है 5वीं मरतबा भी जुड़वां बच्चे होने की वजह से बीवी को छोड़ जाने पर जो है खबर सुर्खियों में आ गई और ख़वातीन के साथ जो है नाइंसाफ़ी में अपनी ये फैसला कहते हुए ये अलग अलग तबसरों के साथ यूरोपियन ममालिक के मुख्तलिफ अखबारात में शाये हो रही है। नाज़रीन गिरामी, ये कुछ अहम खबरें थी जो इस वक्त के प्राइम टाइम तक आई तो मैं आपके सामने रखा। अब मैं एक डिबेट लेकर के आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। एक अहम तरीन मौजू है, आपको देखना चाहिए। आप देखें, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सीधी बात के डिबेट सेक्शन में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त कर्नाटक के साहिली इलाके में क्या सूरत हाल बनी हुई है, किस तरह दो मजहब के लोग आपस में भिड़े हुए हैं और ये सूरत हाल गुज़श्ता कई दिनों से जो जारी है आप जानते हैं। आज़ादी के बाद से सूरत हाल बनी है, बल्कि आज़ादी से पहले भी था, लेकिन आज़ादी के बाद बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसे हालात में हम लोग बहुत सारी जगह ऐसी गलती कर जाते हैं कि हमारी जो बैन मज़ाहिब आपसी मसावात है, एक जिहती है, उसको खुद अपनी गलतियों की वजह से या फिर हम अपने कुछ ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से एक गैर मज़हब का जो हमारे साथ उठता बैठता है वो भी हमसे या हमारा दुश्मन बन जाता है। इसी फील्ड में इस हक़ाइक़ को लोगों को समझाने के लिए पूरे भारत में एक तंजीम है जो बेहतरीन अंदाज में काम कर रही है, जिसका नाम है बामसेफ। इसका फुल फॉर्म अलग है, आप देखेंगे, सर्च करेंगे, तफसीलात मिलेंगी। इन्हीं तंजीमों से जुड़े हुए दो अहम तरीन शख्सियात, एक कर्नाटक के इंचार्ज और एक तेलंगाना के इंचार्ज, जैसे जनाब सैयद मसूद साहब, और ये राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा जनूबी भारत के इंचार्ज भी हैं और सेक्रेटरी हैं बामसेफ के। और इसके अलावा हमारे सामने जो देख रहे हैं वो जनाब अब्दुल अजीज़ साहब हैं, जो कर्नाटक बामसेफ का जो शोबा है उससे जो है इंचार्ज है। इसके अलावा भाईचारा, मसावत और बहुत सारी चीज़ों को कायम करने में ये पूरे भारत का सफ़र करते रहते हैं, उन लोगों को बुलाया जाता रहता है। जहाँ तक मकसूद साहब का ताल्लुक़ है, ये जो है 4 किताबों की मुसन्निफ़ भी हैं, बिलखुसूस तेलंगाना में उनकी यहाँ की जो तेलुगु ज़बान है, अब उनकी ज़बानों में उन लोगों को समझाते हैं। बिलखुसूस जो है परियार जो नई जिहतों का नकीब, एक उनकी किताब आई। इसके अलावा
बसवेश्वर, जिसको हमारे यहाँ पर बसवण्णा मशहूर है कर्नाटका में, एक समाजी मुस्लिह के नाम पे भी किताब लिखा। और बी श्याम सुंदर हयात और कारनामा जो तेलुगु शायर हैं, गौरम जाशवा एक इनकलाबी शायर, ऐसे बहुत सारी किताबें लिखी और जो है काम कर रहे हैं। मकसद यही है कि लोगों को समझाया जाए बामसफ के ज़रिए से कि ये जो बुनियादी सतह के इंडियंस हैं या भारतीय हैं, उनको पहचान दिलाई जाए कि भाई आपके डीएनए में क्या शामिल है और कब कर क्या रहे हो, आपका असल दुश्मन कौन है। हम इसी चीज़ों को समझेंगे। अजीज़ भाई, आप पूरी जगह घूमते हैं, आप बात करते हैं इस सिलसिले में मसावत की कबायली लोगों से, आप क्या कहते हैं इस सिलसिले में? देखिए, मैंने जो मिसाल आपको दी है, कर्नाटक में भी हो या साहिली पट्टी में, इससे पहले भी हिजाब के बाद या जो मामला बना, जो फिरकावाराना फसादात हुए, या जहाँ कर भी रिपोर्ट उठा लीजिएगा, अक्सर ये अगर हम लोग ये कहें कि जो है वो कबाइल मुसलमान तो मरते ही हैं ज़्यादा तादाद में, अगर सामने मजहब के कुछ लोग भी अगर जाते हैं तो उनका ताल्लुक इस तबके से होता है। तो इस दूरियों को मिटाने का जो बामसफ ने उठाया है, ये कहाँ तक कामयाब है और आगे हम लोग को क्या करना चाहिए? शुक्रिया, आज इस स्टूडियो में इस सब्जेक्ट को रखा गया, मैं उसके लिए मुबारकबाद देता हूँ सीधी बात चैनल को, और यहाँ पे जो हमारे ज़िम्मेदार हैं उनको भी खुशामदीद करता हूँ। देखिए, इसमें हमको समझने की ज़रूरत है। एक कहावत है, किसी ने कहा है, जिसको अपनी तारीख पता नहीं वो अपनी कोई तारीख बना नहीं सकता है, जिसको अपनी ज़मीन पता नहीं वो पौधा लगा नहीं सकता। तो आज ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि हम लोग समाज से दूर हैं, सियासत से बेजार हैं। हमारे 3 तरह के लोग जीते हैं, एक समाजी लोग हैं और एक सियासी हैं और एक मजहबी। ये 3 टाइप की लाइफ इंसान के अंदर है। और भारत आज की अपडेट की इंफॉर्मेशन के हिसाब से यहाँ कोई मुग़ल नहीं है, यहाँ कोई ब्रिटिश भी नहीं है, यहाँ कोई मजहब रूल नहीं कर रहा है, बल्कि भारत में दस्तूर है जो भारत का आइन है। इस दस्तूर में इसका नाम रखा गया है इंडिया, दैट इज़ भारत। तो 1950 के बाद में, 1947 के बाद में हम लोग पूरे भारत के लोग एक अलग दुनिया में जी रहे हैं। उस दुनिया से हम बेखबर हैं। और जिसको हुकूमत करना था उसने इस चीज़ को समझ करके एक प्लान उसने बनाया। प्लान ये है कि भारत में जिसकी आबादी जितनी है उसका उतना हिस्सा है। ये भारत का आयन और भारत का दस्तूर बोलता है। ओबीसी, जिसे गौड़ा, रेड्डी, यादव, कुलमी, कुशवा, पटेल, ये जो कम्युनिटी आती है, ओबीसी आती है, इनकी तादाद आती है पूरे देश में 52%। अब 52% हुकूमत करेगा नंबर 1 पे। दूसरी कम्युनिटी आती है एससी, एसटी। एससी आती है 15%, एसटी आदिवासी जो आती है वो 8.5% आती है। और इन्हीं से धर्म परिवर्तन किए हुए मजहब में जो जी रहे हैं, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, ईसाई है, बुद्धिस्ट है, ये सारे मिलाकर के 15 से 20% होते हैं। तो इस कैटेगरी के अगर इंसाफ की बात किया जाए, वी द पीपल ऑफ इंडिया का जो प्रेम्बल है वो कहता है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी है, संख्या है, यानी तादाद है, उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये जब आया भारत में तो उसके नीचे और एक कम्युनिटी है जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य बोला जाता है। ब्राह्मण का 3.5% वोट है। जब आर्यन ब्राह्मण्स भारत में आए तब वो हथियार के बलबूते पर, ताकत के बलबूते पर हुकूमत किए। मुगल भी आए ताकत के बलबूते पे, घोड़ा, तलवार। उसके बाद जब ब्रिटिश आया, बंदूक के ऊपर हुकूमत हुई। आज भारत में आपको बंदूक, घोड़ा, तलवार की ताकत की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपके पास में ये देखना होगा कि आपके एमएलए, कारपोरेट, एमपी के अंदर डब्बे में कितने वोट पड़े। वोटों की गिनती के ऊपर हुकूमत आएगी। तो संविधान में बाबा साहब ने, अम्बेडकर साहब ने कहा कि एक आदमी के लिए एक वोट है और उस वोट का एक वैल्यू है। जब ये चीज समझ में आ गई, अब जिसके वोट ज्यादा थे उसको खुश होना चाहिए। भारत में प्रधानमंत्री पहला सरदार वल्लभ भाई पटेल बनना चाहिए था संख्या के आधार पर, लेकिन 3.5% का प्राइम मिनिस्टर कश्मीरी पंडित नेहरू साहब बने। इसकी डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से पेरियार रामासामी जो तमिलनाडु के हैं, उन्होंने गांधी जी को कहा था प्रेस मीट लेकर, गांधी जी आप जो कर रहे हो इससे भारत में डेमोक्रेसी नहीं आएगी, ब्राह्मणोक्रेसी आएगी। ये उनका पहला शब्द, भारत में ब्राह्मणोक्रेसी का जो जुमला इस्तेमाल किया है पेरियार रामासामी ने किया है। उस पेरियार रामासामी साहब ने कहा था प्रेस मीट में कि मैं तुम्हारी कांग्रेस को तमिलनाडु के समंदर में डुबाऊंगा, जिसकी वजह से आज भी तमिलनाडु में कांग्रेस और बीजेपी जाने के लिए डरते हैं।
पेरियार की आइडियोलॉजी ऐसी है वहां पे। दूसरा इसका रिकॉर्ड ये है कि 1952 में डॉक्टर अंबेडकर साहब जिंदा थे, पहला इलेक्शन हुआ तो 3.5% के लोगों ने, यानी पंडित ब्राह्मणों को 60% टिकट दी गई। आप इलेक्शन कमीशन के साइट पे चेक कर लीजिए, पहले इलेक्शन और जिता कर लाए 47% ब्राह्मणों का पहले दिन ही कब्जा हुआ है। जब ये पहले दिन ही कब्जा हुआ है तो 200 ब्राह्मणों के पैर राजेंद्र साहब के हाथ से, जो राष्ट्रपति थे पहले, उनके हाथ से नेहरू साहब ने पैर धुलवाए हैं वाराणसी में। तो ये हकीकत है 1952 की। पार्लियामेंट, जुडिशरी, एडमिनिस्ट्रेशन और मीडिया, इससे देश चलता है। तो यहाँ पे SC, ST, OBC की, मुसलमानों की, सिखों की, क्रिश्चियंस की आबादी कितनी होनी चाहिए, ये शेर के ऊपर होना चाहिए था, लेकिन इसका उल्टा हो गया। 2018 की रिपोर्ट है, पार्लियामेंट में 5 नेशनल पार्टी के जो मालिक हैं वो यहूदी यूरेशियन ब्राह्मणों के मालिक हैं, भारत के नहीं है। भारत के नहीं है इसलिए मैं बोल रहा हूं कि उन्होंने खुद लिखा हुआ है। राहुल संस्कृतियान एक किताब लिखते हैं, होल्गा टू गंगा, आर्टिकास इन वेदास। ये ब्राह्मणों ने ही लिखा है कि हम भारत को हुकूमत करने के लिए आए। अच्छा, उन्होंने इतराफ भी कर लिया है। अभी इस मोमेंट को भारत में चलाने के लिए बसवण्णा ने लिंगायत धर्म बनाया, ब्राह्मणों को हटकर, नारायण गुरु ब्राह्मणों को छोड़कर, केरला और इसमें दक्षिण कन्नड़ा, जो आप जो कोस्टल बेल्ट बोल रहे हैं, उसमें नारायण गुरु जी थे। जो बिल्लवाज पुजारी जो कम्युनिटी आती है वो नारायण गुरु को मानती है जी। नारायण गुरु ने ब्राह्मणों को छोड़कर अपना एक सिस्टम बनाया। बसवण्णा ने कर्नाटक में ब्राह्मणों को छोड़कर अपना एक सिस्टम बनाया कि हम ब्राह्मणों को छोड़कर हम अपना बनाते हैं। पेरियार रामास्वामी भी ब्राह्मणों को छोड़कर एक सिस्टम बनाए। ये सारे मसावत, भाईचारा, अदलो इंसाफ को मानने वाले लोगों ने मिलकर एक मूवमेंट चलाई थी। उस मूवमेंट का रिजल्ट भारत का संविधान है। अच्छा, उस संविधान के हिसाब से भारत चलना था, लेकिन चल नहीं रहा है। इसलिए जितने भी लोगों को समझाने, लोग नहीं समझ रहे हैं, लोगों को समझाने की कोई कोशिशें हो रही है कि भाई आपकी रियलिटी क्या है, आपका किस तरह इस्तेमाल हो रहा है। लोगों को समझाने के लिए डॉक्टर अंबेडकर साहब ने एक प्लान बनाया। एक प्लान ये बनाया, एजुकेट, जागो। जागो का मतलब ये नहीं है कि आप डिग्री ले लो, पढ़ाई कर लो, पास हो जाओ। जागो का मतलब ये है कि दोस्त और दुश्मन की पहचान हो जाए। आपके दोस्त कौन है, आपके दुश्मन कौन है, इसकी पहचान हो जाए। इसलिए उन्होंने स्लोगन दिया, एजुकेट हो जाओ, ऑर्गेनाइज हो जाओ, हेजिटेट हो जाओ। जब ये एजुकेट और ऑर्गेनाइज हुआ, अंबेडकर साहब 1956 को दुनिया छोड़कर चले गए। उसके बाद में भारत में एक ऑर्गेनाइजेशन बना जो भारत के सारे मूल निवासियों को जगाने, जोड़ने, जोड़कर ताकत बनाने के ऊपर आज 40 पर 3 साल से काम कर रहा है। जैसे जैसे लोग जाग रहे हैं, दुश्मन डर रहा है। जैसे जैसे जाग रहे हैं, ये अपनी परेशानी कर रहा है। भारत में जिनके वोट कम हैं, उन्होंने एक प्लान बनाया। प्लान ये बनाया कि लोगों को जाति में, वर्णा में मिसगाइड करो, डिवाइड करो और हुकूमत करो। ये उनका सिद्धांत है। लेकिन भारत का संविधान क्या बोलता है? एजुकेट करो, ऑर्गेनाइज करो और जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उतना दे दो। हम भारत के लोग मसावत, आज़ादी, भाईचारा, इंसाफ के हिसाब से समाज और देश में चलना था। लेकिन संविधान का सब्जेक्ट न मीडिया में है, न पेपर में है, न सिलेबस में है। आज कर्नाटक में कोयम्पू राष्ट्र कवि, उन्होंने इतनी अच्छी नज्म लिखी थी कर्नाटक के लिए, सर्वधर्म तोटा, यानी सारे मजहब के लोग कर्नाटक में रहते हैं, शांति है तोटा, उन्होंने कहा। बसवण्णा जो विश्व क्रांति, सामाजिक क्रांतिकारी बसवण्णा थे, उनके खिलाफ में इन्होंने सिलेबस बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। अंबेडकर के खिलाफ में गलत इंफॉर्मेशन डालना शुरू की। और पहले से वो हजरत टीपू सुल्तान के खिलाफ लिखते थे। लेकिन ये लोगों को हुकूमत करना है तो बार बार ये हिंदू मुस्लिम का एक गेम है, जिसमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों प्लेयर हैं। इस गेम में मुसलमान अगर कांग्रेस में जाते हैं तब भी ब्राह्मणों की हुकूमत होगी, अगर SC ST OBC हिंदू बोलकर बीजेपी को जाते हैं तब भी ब्राह्मणों की हुकूमत होगी। तो इसको समझने के लिए हमको भारत में मसावत की बुनियाद पर संविधान, यानी मतलब ये है कि
बीजेपी के लिए अपोजिशन चाहिए, वो कांग्रेस ही चाहिए। बिल्कुल। और कांग्रेस अगर हुकूमत में रहेगी तो उसको अपोजिशन चाहिए, वो बीजेपी ही चाहिए रहेगी, ताकि कभी वो कुछ देर जो है राज करे, कुछ करे, लेकिन गेंद रहे उन्हीं के पास गेंद रहे। बिल्कुल, ये एक थ्योरी है जो लोगों को हमें समझाना होगा। तो आप बताइए मुझे कि जो आप तेलंगाना से ताल्लुक रखते हैं, वहाँ बिलखुसूस हमारा जो साउथ का बेल्ट है उधर से हट करके, यहाँ केरला हो, तमिलनाडु हो, तेलुगु देशम हो, या आपका आंध्रा हो, और हमारा कर्नाटक है, इन तमाम इलाकों में यहाँ पे ज़्यादा लोगों में असबियत नहीं थी। उसकी एक वजह मान सकते हैं कि जो यहाँ पे एजुकेशन भी है, और दूसरी बात यह है कि एक ही ज़बान बोलने वाले, तमिलनाडु में अगर हिंदू है, मुसलमान है, तेलुगु बोल रहे हैं, और आप तेलुगु देशम चले जाएंगे तो वहाँ पे हिंदू हो या मुसलमान वो तेलुगु बोल रहे हैं, केरला में चले जाएंगे वो तो वहाँ की ज़बान मलयाली बोल रहे हैं, कर्नाटक में आएंगे तो यहाँ का जो पाश एरिया जहाँ कह सकते जहाँ अंग्रेज़ी की बहुत ज़्यादा दबाव नहीं है वहाँ, लेकिन लोकल में मुसलमान कन्नड़ा भी बोलता है। तो लेकिन यहाँ पर ये जहर फैलता जा रहा है। अब इसको तेलंगाना में किस तरह फैला, आप वहाँ पे क्या काम हो रहा है बामसेफ के जरिए से कि लोगों को समझाया जा सके, क्या क्या काम हो रहा है वहाँ? तेलंगाना में बामसेफ एक नज़रियाती तहरीक के तौर पे लोग उसको मानना शुरू हो गए, और असल में जंग होती है नज़रियाती। नज़रियात की बुनियाद पर पार्टियां बनती हैं, तंजीमें बनती हैं, तहरीकें चलती हैं। तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, अब यहाँ पर तकरीबन हम 3 वहाँ पर नेशनल कन्वेंशन करें बामसेफ के, तो उसके बाद से बहुत सारी जागृति आई और लोग इससे जुड़ना चाह रहे हैं, बात समझना चाह रहे हैं। तो ख़ास तौर से मुसलमानों के अंदर भी एक जज्बा पैदा हुआ है कि आखिर ये क्या हो रहा है। तो जब प्रॉब्लम आता है तो उसका सॉल्यूशन भी ढूंढता आदमी। तो सॉल्यूशन के तौर पे कांग्रेस देखे, बीजेपी देखे, तेलुगु देशम देखे, टीआरएस देखे, मगर ये सब ऐसा महसूस होता है कि ये हमारे नहीं है। तो जब सब तरह से नाउम्मीद होते हैं तो फिर जब बामसेफ की बात उनके सामने, हमारे नजरियात की बात जब रखी जाती है तो बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से एक्सेप्टेंसी जो है, कबूलियत जो है, उसकी वजह से जो मकबूलियत जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर इसके बहुत सारे नताइज निकलेंगे। उसकी मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अल महद जो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब चलाते हैं, उसके अंदर वहाँ के तलबा को ये वन व्यवस्था क्या है समझाने के लिए 2 दिन का वर्कशॉप रखा उन्होंने। मैं और मुजीब साहब गए। वरना आमतौर से हमारे जो उलमा इकराम हैं वो कुरान हदीस और उसके जो से उसी से कंसर्ट रहते हैं कि समाज से उनको कुछ ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रहती, तारीख से दिलचस्पी रहती, मगर समाजियात से, समाजी मसाइल से ये उनको दिलचस्पी नहीं रहती, उनके अंदर भी दिलचस्पी पैदा हो रही है। इससे थोड़े दिन पहले मैं उमराबाद भी गया था, वहाँ पर भी 2 दिन का कैंप रखे। तो इस तरह से ख़ासतौर से उलमा भी समझना चाह रहे और आम पब्लिक भी जो है इस एंगल से देखने के लिए वो तैयार है। तो वरना हम आम तौर से मुसलमानों की सोच ये होती है कि हिंदू और मुसलमान हर मसले को हिंदू और मुसलमान के एंगल से देखते। लेकिन हमारा जो देश है, भारत की जो वन व्यवस्था है, जो जाति व्यवस्था है, उसका जो निर्माण है, सोशल सिस्टम है, वो जातों की बुनियाद पर कायम है। और वो ऐसा सीढ़ी के जैसा है, हर शख्स हर जात के ऊपर एक दूसरे के साथ बैठी हुई है। उसके ऊपर दूसरा है, नीचे एसटी हैं, उसके ऊपर एससी हैं, एससी के ऊपर बीसी हैं, फिर ओबीसी हैं, ओबीसी में मोस्ट ओबीसी हैं, फिर उसके अंदर थोड़ी बीसी में भी ऐसे हैं जो अपने आप को जरा पावर में आ गए, कुछ इख्तिदार में आ गए तो क्षत्रिय समझते, वो भी नए क्षत्रिय बन गए, नया क्षत्राज बन गए। उसके ऊपर वैश्यास हैं, फिर क्षत्रियास हैं, उसके बाद फिर ब्राह्मण्स हैं। तो ये वन व्यवस्था में जो है हर एक को एंजॉय करने का मौका है, और हर एक को मेरे से नीचे, तो जब नीचे देखता है तो उन्हें सोचता है कि मेरे से नीचे और बहुत लोग हैं, तो खुशी होती है उसको। मुझे ऊपर देखता है तो मेरे सर पे इतने बैठे हुए हैं, तो एक निफरत का माहौल पैदा होता। तो खुशी और निफरत के बीच में पूरा समाज जी रहा, इसीलिए उनके अंदर इत्तेहाद पैदा नहीं हो सका। तो जब उनको ये एहसास हो जाएगा कि हम सब एक हैं, और किसी को नीच समझने का जो तस्वुर है वो खत्म हो जाएगा, तो फिर बहुत बड़ा इनकलाब इस देश के अंदर आएगा, और ऐसी आशा की जा सकती। तो नाजरीन, लंबा वक्त हो चुका है, मीडिया में हम जानते हैं कि जो है वो लंबा वक्त बोलेंगे तो भी आप जो है
अच्छा अच्छी बात भी करेंगे तो आपके लिए बोरियत होगी। बहरकैफ ये सिलसिला तो अब हमने शुरू कर दिया है, बहुत सारे मसाइल हैं। सीधी बात ने इस बात का बेड़ा उठाया है कि एक एक टॉपिक को लिया जाए, लोगों को समझाया जाए, बताया जाए। नफ़रत फैलाने वाले लोग दुनिया में बहुत हैं। हम कोशिश ये करेंगे कि जो नफ़रत फैला रहे हैं उनके सामने हम लोग जो है मोहब्बत के फूल पेश करें, तारीख़ बताएं कि आखिर भारत की तारीख़ क्या है, इसके बुनियादी सुतून क्या है, आईन किस बेस पर बनाया गया, लोगों की पहचान और शनाख्त क्या है, मुसलमान अगर यहाँ पर हैं तो मुसलमान बने कैसे, उनकी अपनी ज़ातें क्या थी। और आज जो हिंदू मज़हब कह करके एक ही वर्ड इस्तेमाल करके तमाम मज़ाहिब और कबाइलियों को मिलाकर के मुसलमानों का दुश्मन बनाने की कोशिशें हो रही हैं, उसके पीछे किस तरह की साजिश और थ्योरी है और किसने बनाई, इन तमाम चीज़ों को धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने, इसी तरह जो लोग मैदानी सतह पर काम कर रहे हैं उनको ला कर आपके सामने लाने की कोशिश होती रहेगी। सीधी बात की जिम्मेदारी है, आप भी देखें, लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। आप लोग तशरीफ़ लाए हमारी स्टूडियो में अपना वक्त निकाल करके, आपका भी शुक्रिया और आपका सीधी बात के नादरीन का शुक्रिया। और मैं एक शेर पे अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि मुसलमान है तौहीद में गरम जोश, मगर दिल अभी तक है जन्ना और पोश। हाँ, माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शुक्रिया।